ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोल रही थी, आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जिसमें आपने बोला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एडिशनली आइडियल गैस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो गैस लॉस को ओबे करती है। जो भी ये गैस लॉस होते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में गैस लॉस पढ़े होंगे ढेर सारे। तो आइडियल गैस वो गैस है जो इन गैस लॉस को ओबे करेगी। तो आइडियल गैस की दो और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, उनका साइज 0 होता है। तो उनको पॉइंट मास हम मान सकते हैं। ठीक है, एक ये अजम्पशन रहती है। और दूसरी अजम्पशन ये होती है कि अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं है। सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुदा है, दे आर नॉट हैविंग एनी फोर्सेस बिटवीन देम। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स इज जीरो, इट्स नेग्लिजिबल। ठीक है, सो बेसिकली जो भी आपकी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज नॉट देयर इन आइडियल गैसेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नॉट देयर। इज दिस ओके गाइस? यहां तक सबको क्लियर है कि आइडियल गैस का क्या मतलब हुआ? ठीक है बेटा। यस मैम। अब ये तो आइडियल गैस का मतलब हो गया। अभी एक बच्चे ने आइडियल गैस की इक्वेशन बताई थी, तो वो आपने बिल्कुल सही बताई थी। ठीक है बच्चा, आपने क्या बोला था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं दैट पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन केबीटी। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पर क्या है वो मैं बता देती हूँ। जो ये स्मॉल एन होता है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस। पी इज प्रेशर, टी इज टेम्परेचर, वी इज वॉल्यूम, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ क्यों रहा है? ये आ मैम इसलिए रहा है, केबी हाँ क्या है? बेटा, बेटा मैम केबी इज केबी एक बोल्ट्जमैन बार। कांस्टेंट। ओके मैम। ठीक है, केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये इसलिए टर्म अराइज कर रही है क्योंकि आर और केबी के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट आर इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय केबी। ठीक है बेटा, तो जब आप इस वाली ये वाली जो आपकी इक्वेशन है इसके अंदर एवोगैड, यहाँ पर अगर आप आर की जगह यहाँ पे एन ए मल्टीप्लाइड बाय केबी लिखोगे, तो एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स विल गिव यू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज वेयर दिस एन इज कमिंग फ्रॉम। ठीक है, ये जो आर होता है ये आपका ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑलराइट, ये भी चीज आई थिंक आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी होगी। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? बेटा फर्स्ट पॉइंट वो बोल रहा है कि आइडियल गैस जो होती है वो गैस लॉ ओबे करती है, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस के अंदर जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो आपका जीरो होता है, हम उसको पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होती है वो भी जीरो होती है। ठीक है, अब आइडियल गैस के अलावा दूसरी गैस जो एग्जिस्ट करती है वो होती है आपकी रियल गैस। तो आइडियल गैस तो फिजिक्स के अंदर आइडियल केस हो गया, रियल गैस हो गया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है। तो रियल गैस के गैस लॉस को वो ओबे नहीं करती, डज नॉट ओबे गैस लॉस, डज नॉट ओबे गैस लॉस एट एनटीपी। एनटीपी माने एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे, जैसे इस टाइम पे रूम टेम्परेचर पे कोई भी गैस आपकी जो गैस लॉ ओबे नहीं करेगी उसको हम रियल गैस कहते हैं। और रियल गैस की इक्वेशन थोड़ी अलग होती है, वो भी आप बच्चे नोट डाउन कर लो। रियल गैस की इक्वेशन होती है कुछ अलग। तो किसी को याद है इसकी इक्वेशन क्या होती है? वैंडर बॉल से आती है हमारे पास। इक्वेशन होती है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V माइनस एन बी मस्ट बी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है बेटा, ये आपकी होती है, इसको हम कहते हैं वैंडर वॉल इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज वैंडर वॉल इक्वेशन। दिस इज वैंडर वॉल इक्वेशन। वैंडर वॉल की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी है। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन को भी आप याद रखने की कोशिश करो। ये आपकी वैंडर वॉल इक्वेशन होती है, कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो ए और बी है ना, दे आर एम्पिरिकल कॉन्स्टेंट्स। ये आपके गैस पे डिपेंड करते हैं कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी। ऑलराइट, ये वाली चीज भी आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी। यस मैम, नो मैम, पढ़ी थी मैम, नहीं पढ़ी थी मैम? मैम हमारी फर्स्ट क्लास है। बेटा फर्स्ट क्लास कैसे? एक क्लास आपकी कृष्णकांत सर के साथ भी तो हुई होगी। नो मैम। नो अच्छा, मैम, तो ये का तो नहीं हुआ था।
अच्छा, तो ये वाली आपकी पहली क्लास है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की? यस मैम। तो यस अभी तक मैम। समझ में आ रहा है फिर सबको? यस मैम। यस मैम, आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही थी क्योंकि मेरे को लगा ये आप पहले पढ़ चुके हो। मैम इसलिए ऐसे रिप्लाई बताया करो कि नहीं लेट मैम। में दे रहे थे। अच्छा, मैं वही सोचूं कि बच्चे ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या चक्कर चल रहा है। मेरे को तो लगा आप ये सब चीज पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑनेस्टली बेटा, आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट चलेंगे, अगली क्लास जो रहेगी वो थोड़ी हम स्लो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़े से ये जो वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट क्योंकि हमें थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर पे मूव करना है, मेरे को लगा कि आपकी एक क्लास पहले ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये वाली क्लास में थोड़ा सा क्विकली मूव ऑन करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम क्योंकि स्पेसिफिक हीट वगैरह वालों के बारे में पढ़ेंगे, चीजों के बारे में, तो वो क्लास थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्लास से, आज की क्लास से। ठीक है, आज हम थोड़ा सा थियोरी और थोड़े से फॉर्मूलाज को समझ लेंगे। ऑल राइट, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? अभी तक हमने सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी हैं कि गैसेस होती क्या है, और हमने क्या पढ़ा कि आइडियल गैस और रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। यस मैम। ठीक है, तो अब आ ओके जाओ मैम। कि ये गैस लॉज क्या है। ठीक है, आइडियल गैस हमने देखा गैस लॉ को ओबे करती है, रियल गैस हमने देखा गैस लॉ को ओबे नहीं करती। तो हमें पढ़ना क्या है कि गैस लॉज होते क्या है। ठीक है बच्चा, तो ये आपने अगेन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। गैस लॉज आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, ये आइडियल गैस के लिए वैलिड होते हैं खाली। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो पहला गैस लॉ होता है आपका बॉयल्स लॉ। किसी को याद है बॉयल्स लॉ? नाम सुना है? यस मैम। यस मैम। है ना? ये चैप्टर इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ चुके हो, सेम चैप्टर है पूरा, कुछ डिफरेंस ही नहीं है केमिस्ट्री और ये वाले चैप्टर में। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई गैस है जहां पे आपके पास मास कांस्टेंट है और आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास कोई गैस है जिसके अंदर मास भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? पीवी विल बिकम कांस्टेंट। है ना? क्योंकि ये एनआर तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। एनआर तो कांस्टेंट था ही, टेम्परेचर आपका और मैम कांस्टेंट हो गया। एन कांस्टेंट होगा ना, आपने मास लिखा है। हाँ बेटा, गैस का मास कांस्टेंट होगा तो तभी तो ये वैलिड होगी ना इक्वेशन। ओके मैम। ठीक है, तो एन कांस्टेंट भी मान के चल सकते हो, वरना हम मास कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर आपका गैस का मास कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब ये वाली चीज वैलिड होती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट बोलना और मास कांस्टेंट बोलना सेम चीज है ना ओके बच्चा? मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हो तो आपके पास इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। वॉल्यूम आ गया, प्रेशर आ गया, एंड इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ समझ में आया क्या बला है? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब सेकंड लॉ पे आ जाओ। सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। ये सारे लॉ सेम है, खाली नाम अलग अलग है, लॉ सारे के सारे सेम। तो अब चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है कि चलो मास तो हमारा कांस्टेंट है ही, वो तो हमने बॉयल्स लॉ में भी किया है, तो मास को कांस्टेंट कर देते हैं। अब मैम, अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दें तब क्या होगा? अब हमने चलो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, बच्चों ने बोला प्रेशर को कांस्टेंट कर दो मैम। तो अब यहाँ पर खाली वॉल्यूम और टेम्परेचर दो वेरिएबल रह गए। तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर के, एनआर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट यस मैम। है ना बेटा? तो अब आपके पास किस तरीके का ग्राफ बनेगा? टेम्परेचर इधर आ गया, वॉल्यूम इधर आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। आगे चलूं? यस मैम। चलो तो फिर आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ और आसान है, गे-लुसेक्स लॉ। ठीक है, द थर्ड लॉ इज गे-लुसेक्स लॉ। तो अभी तक हमने क्या किया है मैम? बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया था। अब इसमें क्या करें? वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब आपके पास मास कांस्टेंट है और मैं बोल रही हूँ कि वॉल्यूम भी मैंने कांस्टेंट कर दी है। All right, so if mass is constant and volume is constant, then what will happen? Can you guess? मैम जो What will प्रेशर happen? होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली Very प्रोपोर्शनल good. होता है। प्रेशर जो है that will become directly proportional to temperature. क्यों?
क्योंकि अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट है, तो प्रेशर विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर। ऑल राइट, ये तीनों लॉस समझ में आए सब बच्चों को? यस मैम। जो फर्स्ट वाला है ना बॉयल्स लॉ, उसमें ग्राफ बनाना नहीं आता है मैम। बेटा ग्राफ बनता कैसे है? ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बन यस जाती मैम, ये तो है। अब आता ये वाले ग्राफ में आप देखो, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ओके मैम। ठीक है बच्चा, चलो यस मैम। अब आखिरी लॉ पे आ जाओ। आखिरी लॉ क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस नंबर याद है? तो वैसे ही एवोगैड्रोस लॉ आ गया। ठीक है, तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? सपोज आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपकी एक गैस है, गैस 1, इसमें आपकी दूसरी गैस है, गैस 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस 1 के कितने हैं? N1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस 2 के कितने हैं? N2। अगर ये दोनों जो गैसेस हैं दे आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हैं, ठीक है, गैसेस 1 एंड 2 आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड एडिशनली along with being at the same temperature and pressure, इनकी वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम इज सेम। ठीक है, अगर ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट वैलिड है तो एवोगैड्रोस लॉ आपको ये बोलता है कि इस सिचुएशन के अंदर N1 विल बी इक्वल टू N2, प्रोवाइडेड कि ये दोनों चीजें वैलिड हो। ठीक है बेटा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे दो गैसेस के वो सेम होंगे अगर गैसेस आपकी सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे हैं और उनकी वॉल्यूम सेम है। इज दिस थिंग ओके? ओके, यस मैम। समझ में आई? मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो मैम। है, ये केमिस्ट्री में भी आपकी सारी चीजें कवर हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास में थोड़ा थियरी पे ज्यादा फोकस करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स भी स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा सा थियरी और फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं जब आपको नोट्स भेजूंगी तब मैं ट्राई करूंगी कि किसी और टीचर के नोट्स भी आपको भेज दूं जिसके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व हो, ताकि आप ये वाले पार्ट के क्वेश्चंस भी देख पाओ। ठीक है बच्चा? ओके मैम। चलो बढ़िया है, आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब जो अगली चीज हमें पढ़नी है वो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस। पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस इन केटीजी। तो फिजिक्स जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि फिजिक्स के अंदर इतनी अजम्पशंस काम करती हैं। आप लोगों का जो 11th 12th का लेवल है उसके अंदर आपने इतनी अजम्पशंस ले रखी है ताकि आपकी जो डेरिवेशंस है वो और आसान बने, वरना फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस इतनी टेढ़ी हैं। अगर आप बैचलर्स मास्टर्स में फिजिक्स लेते हो तो ऐसी ऐसी डेरिवेशन है कि अच्छे खासे साइंटिस्ट लोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि तब हम रियल सिचुएशंस के पास आ जाते हैं। यहाँ पे तो आप आइडियल केसेस इमेजिन कर रहे हो, इतनी सारी अजम्पशन ले रही हैं, तो आधे से ज्यादा सारी चीजें कैंसिल आउट ही हो जाती है। ठीक है, तो केटीजी के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम क्या क्या पोस्टुलेट्स यूज करेंगे, क्या क्या अजम्पशंस यूज करेंगे, वो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन है ये कि आपकी जो भी गैस है, अगर आपके पास कोई भी गैस है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो भी आपके पास गैस है उसके अंदर बहुत ही सारे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं दे आर परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। ठीक है बेटा, स्फीयर का मतलब तो सबको पता है, सर्कल का जो 3D शेप होता है स्फीयर होते हैं। परफेक्ट इलास्टिक का ये मतलब है जब एक दूसरे से टकराते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट आपको क्या बोलता है कि आप जो भी गैस कंसिडर कर रहे हो इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। ठीक है बेटा, दूसरा अजम्पशन बड़ा सिंपल। दूसरा अजम्पशन बोलता है कि ये जो इतने सारे रैंडम एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, दे आर ऑल इन रैंडम मोशन। ठीक है, अब रैंडम मोशन का क्या मतलब है? कि उनकी रैंडम स्पीड है और रैंडम डायरेक्शन है। दे आर मूविंग इन ऑल दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस विद रैंडम स्पीड एंड डायरेक्शन। ये दोनों पॉइंट समझ में आए बेटा? आर दीस टू पॉइंट्स क्लियर? यस। यस, वेरी गुड। अगला पॉइंट क्या बोलता है? कि जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा है।
ठीक है, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बहुत बहुत छोटा है, किससे? जो उनके बीच में डिस्टेंस है उससे, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज काफी ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज व्हाट द थर्ड पोस्टुलेट टेल्स अस। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट से एक और चीज जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि इसका मतलब ये है कि जो भी मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है वो बहुत 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 कम होती है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस इटसेल्फ, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हो सकता है ये गैस पूरे के पूरे रूम में फैली हुई हो। बट अगर आप मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन निकालोगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वॉल्यूम हो सकता है आपकी इतनी सी भी आ जाए। ठीक है, तो पूरे के पूरे रूम में गैस फैली हुई है, बट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मच लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और आइडियल गैस के केस में तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को आप निग्लेक्ट ही कर देते हो। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। मजा आ रहा है क्लास में? यस मैम। मैम एक बार फर्स्ट और सेकंड रिपीट करना, मैम कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा कोई नहीं, रिपीट कर देती हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि आपको पता है कि गैस बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट भी यही बोल रहा है कि जो भी आपकी आइडियल गैस है, जो भी आप गैस कंसिडर कर रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल की वो पूरी गैस बनी हुई है। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट ये भी बोलता है कि अब ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। मतलब अगर वो टकराएंगे तो इलास्टिक कोलिजन होगा, और स्फीयर है वो। ठीक है, स्फेरिकल शेप है और सारे के सारे सेम दिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा? यस मैम। ठीक है, अब रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, इसका मतलब क्या है कि सपोज आप सब बच्चों को मैंने एक प्लेग्राउंड के अंदर छोड़ दिया आंखों पे पट्टी बांध के, और मैं बोल रही हूँ भागो। तो भाई कोई भी कहीं भी भागेगा, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है। तो वही ये गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है। यस मैम, डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर, वेरी डिसऑर्डर है बिकॉज है रैंडम मोशन है, मतलब रैंडम स्पीड और रैंडम डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलता है कि साइज जो है मॉलिक्यूल का, इट इज वेरी वेरी लेस देन एज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी वजह से जो वॉल्यूम रहती है मॉलिक्यूल्स की, वो काफी कम रहती है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऑलराइट, चौथा पॉइंट अब आपको क्या बोलता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ये तो हमने देखा था ना अभी आइडियल गैस के केस में कि मॉलिक्यूल्स में देयर इज नो अट्रैक्शन एंड देयर इज नो रिपल्शन। ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जब ये मॉलिक्यूल टकराते हैं तब तो होती है, तब तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होती है, वरना देयर इज नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, तो अब कोलिजन पे आ गए हैं, तो कोलिजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोलिजन के दो मेजर पॉइंट्स हैं। पहला मेजर पॉइंट कि एक कोलिजन जो होनी चाहिए, इट शुड बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ये जो आपकी कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है बेटा, एक बार याद करवाओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? मैम वो अपनी पोजीशन रिगेन कर ले। पोजीशन रीगेन ना करे बच्चा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यस। है ना, पोजीशन तो कहाँ रीगेन करेगा यार, पार्टिकल चल रहा है, अब कोलाइड होके कहीं और चला जाएगा। बट यस मैम, परफेक्टली उसका इलास्टिक मास का चेंज मतलब, है। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि एनर्जी मोमेंटम वगैरह सब कंजर्व रहेंगे। ठीक है, ऑल्सो कोलिजन में एक और जो पॉइंट है वो ये होता है कि वो इंस्टेंटेनियस है। मतलब ऐसे पार्टिकल्स 50 सेकंड तक कोलाइड नहीं कर रहे, कोलाइड करे अलग हुए फिर से कोलाइड कर दिया किसी और से उसने। ठीक है, इंस्टेंटेनियस कोलिजन हो रही है। तो यही है आपके जो मेजर पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अंदर। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, इसके बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैं जैसे आपको बोल रही हूँ कि एक नोट्स में आपको और किसी और टीचर के भेज दूंगी जिसके अंदर ये थोड़े से क्वेश्चंस भी डिस्कस हो रखे होंगे। ठीक है, ताकि आप इस वाले पार्ट के क्वेश्चंस भी देख लोगे। ठीक है बच्चा, आगे चलें, अब थोड़ा सा डेरिवेशन वाले पार्ट पे आ रहे हैं। यस मैम। चलो, तो अब आगे चलते हैं। अब जो डेरिवेशन हम करेंगे वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है, और इकलौती डेरिवेशन है इस चैप्टर की, आप बोल सकते हो।
ये डेरिवेशन आपको बोल रही है प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस कितना है, प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। ठीक है बेटा। तो अब आप ये सिचुएशन इमेजिन करो कि आपके पास ऐसा कोई कंटेनर है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ कंटेनर। ऐसा एक स्क्वायर सा कंटेनर है आपके पास। ठीक है, इस हिसाब का आपके पास एक कंटेनर है और इसके अंदर आपने कुछ आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ये जो है वो है आपका एक्स एक्सिस, ये जो है वो है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? थोड़ा सा डायग्राम मेरा बुरा बनता है बट ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि बढ़िया सा डायग्राम बना दे। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका जेड एक्सिस। अब इसके अंदर आपने गैस भर रखी है। ठीक है, तो अब आप लोग ही इमेजिन करो यार, खुद ही इमेजिन करो कि मेरे पास घर पे एक दीवार है। आप सब लोगों को मैंने एक लाइन में खड़ा कर दिया और मैं बोल रही हूँ उस दीवार पे बॉल मारो। आप कंटिन्यूअसली बॉल मार रहे हो, कैच कर रहे हो, बॉल मार रहे हो, कैच कर रहे हो, बॉल मार रहे हो, कैच कर रहे हो। कंटिन्यूअसली सबके सब लोग उस दीवार पे बॉल मारे जा रहे हो। तो आप उस दीवार पे कुछ प्रेशर लगा रहे हो, नहीं लगा रहे? इज देयर एनी प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल? Yes, ma'am. यस लग रहा है Yes, ना? ma'am. Yes, लग ma'am. रहा है ना? तो बेटा गैसेस के अंदर भी इसी रीजन से प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज तेज मूव कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं। अब दे आर आल्सो कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बार बार कंटेनर की वॉल को मारे जा रहे हैं, बढ़ 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 बढ़। तो क्योंकि वो कंटेनर की वॉल्स को मार रहे हैं तो उसकी वजह से भी तो फोर्स दीवार पे लगेगी और उस फोर्स की वजह से कुछ प्रेशर लगेगा, है ना बेटा? यस मैम। तो Yes, यही ma'am. यही जो चीज है, इसी इसी फिनोमिना को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस का एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि मैम अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर एक मेरे पास सपोज कोई मॉलिक्यूल है, ये रहा, ये इस दीवार को हिट करेगा और ये वापसी आ जाएगा यहाँ पर कहीं। तो लेट मी से कि इनिशियली ये जो वॉल्यूम था इसकी वेलोसिटी थी vx, vy और vz। अब इलास्टिक कोलिजन हुई है तो इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस vx, vy और vz, क्योंकि मोमेंटम जो कंजर्व रहता है ये सारी चीजें करके, दीवार तो स्टेशनरी ही है, तो माइनस vx, vy और vz। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल से हमें निकालना है। अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे ये समझो। 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि मोमेंटम दीवार पे कितना लग रहा है। मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द वॉल, मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द वॉल बाय वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना मोमेंटम दीवार पे लगा हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ डेल पी। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा हमारा? अब ये निकाल लेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर स्ट्राइकिंग द वॉल। ठीक है, एक तरीके से मैंने ये निकाल लिया कि अगर आपके हाथ में कोई बॉल है और आप उसको दीवार पे मार रहे हो तो उस बॉल की वजह से कितना मोमेंटम दीवार को लग रहा है। फिर मैंने निकाल लिया कि कितनी बॉल्स हैं जो उस दीवार को हिट कर रही हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है स्टेप्स? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है Yes, बेटा, ma'am. तीसरा स्टेप क्या रहेगा कि मैं टोटल मोमेंटम निकाल लूंगी। टोटल मोमेंटम सारे के सारे जितने भी बॉल्स हैं उनकी वजह से कितना मोमेंटम दीवार पे जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना। टोटल मोमेंटम अप्लाइड ऑन द वॉल, अप्लाइड ऑन द वॉल, ये मेरे पास आ गया। तो अगर मेरे पास टोटल मोमेंटम आ गया, मैं टोटल फोर्स भी निकाल सकती हूँ। टोटल फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी? डेल पी बाई डेल टी। ये जो भी मोमेंटम आया है इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगी और यहां से मेरे पास प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इस वाले डेरिवेशन को करने के लिए। स्टेप्स सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पक्का? यस मैम। तो चलो हाँ. पहला स्टेप करते हैं फिर। पहला स्टेप है कि हमें निकालना है कि दीवार पे कितना मोमेंटम लग रहा है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ कि मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना? मॉलिक्यूल का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल Yes, ma'am. मोमेंटम होगा। तो सब लोग कैलकुलेट करोगे, वो आएगा -2 mvx।
Vy वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, Vz वाली कैंसिल हो जाएगी, खाली माइनस mvx बचेगा, तो वो हो जाएगा -2mvx। इसका मतलब है मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द वॉल, मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द वॉल क्या होगा, इसका उल्टा है ना। मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द वॉल क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब 2mvx। एक मॉलिक्यूल कितना मोमेंटम दीवार को दे रहा है, 2mvx के इक्वल, जहां पे m है मॉलिक्यूल का मास। ये चीज समझ में आई सब बच्चों को? Yes, ma'am. मैम 2 mvx क्यों आया? बेटा क्योंकि ये जो है दिस इज द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो दीवार का मोमेंटम कितना चेंज होगा, इसका नेगेटिव। ओके मैम। ठीक है, आगे चले, सेकंड स्टेप पे चले। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, तो सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हैं कि मुझे निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो निकालना थोड़ा ट्रिकी काम है, वो आप समझो, वो समझने वाली बात है। मेरे पास कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का मेरे पास डब्बा है, ये जो कंटेनर है, डब्बा है, कुछ भी बोल लो इसको यार। ठीक है, लेट मी से कि डेल्टा टाइम इंटरवल में कंसिडर कर रही हूँ, डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वो ही मॉलिक्यूल इस दीवार को हिट करेगा जो मॉलिक्यूल इस दीवार से vx डेल्टा टी डिस्टेंस पे होगा। ये चीज समझ में आई? मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx है, टाइम इंटरवल आपके पास डेल्टा टी है, तो वो ही मॉलिक्यूल हिट कर सकता है इस दीवार को विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ vx डेल्टा टी फ्रॉम द वॉल। राइट, इज दैट ओके? ये चीज समझ में आई यार? इसका क्या मतलब हो गया कि अब सपोज मेरे पास कुसुम है, ठीक है, कुसुम एक दीवार से 10 मीटर दूर है, ठीक है, तो कुसुम की जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। चलो 10 मीटर की तो डिस्टेंस छोड़ो, कुसुम की वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, कुसुम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और अब मैं चाहती हूँ कि कुसुम इस दीवार को हिट कर दे विद दिस वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। तो कुसुम इस दीवार को तभी तो हिट कर पाएगी जब इस दीवार और कुसुम के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी 10 मीटर्स, है ना? इस चीज से अग्री कर रहे हैं सब बच्चे, नहीं कर रहे? यस मैम। है ना बेटा, कि जो मॉलिक्यूल है वो दीवार को तभी तो स्ट्राइक करेगा जब उसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में और जो दीवार है उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू vx डेल्टा टी। तो अब ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया। ये जो भी आपका एरिया आएगा उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सारे वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो डिस्टेंस vx डेल्टा टी पे है, मतलब एरिया मल्टीप्लाइड बाय vx डेल्टा टी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ vx डेल्टा टी। इज दिस थिंग ओके? यस मैम। पक्का? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गई उन मॉलिक्यूल्स की व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ vx डेल्टा टी फ्रॉम द वॉल। All right, now moving on, let me say that n is the number density, मतलब number of molecules per unit volume है, n is number of molecules per unit volume। तो अब मैं बता सकती हूँ कि इस एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स इन शेडेड एरिया कितने हो जाएंगे, n मल्टीप्लाइड बाय a vx डेल्टा टी। इज दैट ओके? सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम को। ठीक है बेटा, एक एक स्टेप करके समझा रही हूं मैं। तो अब Yes, इस ma'am. एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास आ गए बच्चा। तो अब कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आगे जा रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स पीछे जा रहे होंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स थोड़ी आगे जा रहे होंगे, कुछ आगे जा रहे होंगे, कुछ पीछे जा रहे होंगे। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आधे मॉलिक्यूल्स आगे जा रहे हैं, तो यही आधे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस दीवार को हिट करेंगे।
So now I can say that effective number of molecules hitting the wall, effective number of molecules which will hit the wall, this will be equal to how much? Half of NaVx delta T. ये पूरी की पूरी क्वांटिटी का आधा कर दिया। ये समझ में आया? यही समझने वाला पार्ट था, बाकी सारा इजी है इसमें आगे। इज दिस ओके गाइस? ये सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, sir. आगे चलूं? Yes, ठीक है sir. बेटा, ये आपके पास आ गया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल कितने हैं। अब तीसरा स्टेप क्या था? टोटल मोमेंटम निकालना। टोटल मोमेंटम imparted to the wall by all molecules. टोटल मोमेंटम imparted to the wall निकालना था, तो वो कैसे आएगा? मोमेंटम बाय वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, मतलब 2mvx मल्टीप्लाइड बाय हाफ NaVx डेल्टा टी। तो ये 2 से 2 कट गया, Vx का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे पास टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा? MNA गायब हो गया, MNaVx का स्क्वायर डेल्टा टी। ये टोटल मोमेंटम आ गया मेरे पास। जो पहले मोमेंटम आया था एक मॉलिक्यूल का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. ये डेरिवेशन थोड़ी सी ट्रिकी लगती है बच्चों को, तो मुझे लगता है इसलिए लगती है क्योंकि सब समझ नहीं आती ढंग से। आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी अच्छे से गिवन है, समझ के पढ़ना, बस ये वाली डेरिवेशन पहले समझ लो, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक से पढ़ना। बेटा एक्स को कुछ कंसिडर नहीं कर रहे, एक्स खाली आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से चला, इस दीवार को हिट किया और वापसी आ गया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर ली। अगर आप ऊपर वाली वॉल ले लेते तो वाई डायरेक्शन आ जाती, यहाँ पे वॉल ले लेते तो जेड डायरेक्शन आ जाती। आपका काम आसान करने के लिए मैंने बोला कि एक्स डायरेक्शन में माना है। ठीक है, इस वाली दीवार के ऊपर निकाल रहे हैं हम कितना प्रेशर लग रहा है। चलो, तो इतना हमें समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या है? मैम मोमेंटम आ गया, अब हम फोर्स और प्रेशर निकाल सकते हैं। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो फोर्स तो आपकी बड़ी आसानी से आ गई यार, फोर्स तो आपकी सिंपली इस पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो MNaVx स्क्वायर, MNaVx का स्क्वायर, और प्रेशर भी आ जाएगा। फिर पांचवा स्टेप क्या है? प्रेशर निकालना। प्रेशर कितना होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो बेटा प्रेशर भी आ गया, कितना आया? MN, एरिया से डिवाइड कर दोगे Vx स्क्वायर। इज दिस ओके गाइस? ये चीज सबको समझ में आई कि ये हमारे पास प्रेशर आ गया? Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया कि हाँ मैम ये MNVx स्क्वायर आ गया। अब यहां पर आ जाएगी हमारी काइनेटिक थियरी की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कि सिंस अब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है उनमें Vx तो सेम नहीं होगा, Vx इज नॉट सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, so we need to consider average value of Vx square, average value of Vx square। मतलब अब मैं बोलूंगी कि जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू MNVx स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने बार सा लगा दिया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ Vx स्क्वायर। ऑल राइट, क्योंकि अब देखो ना सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं ना। हमने बोला ना आइडियल गैस का केस हो, कोई भी गैस का केस हो, रैंडम मोशन है, मतलब रैंडम स्पीड है, रैंडम डायरेक्शन है। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब Vx की वैल्यू सेम लिख ही नहीं सकते, Vx की वैल्यू भी तो अलग हो गई सबके लिए, Yes, है ना ma'am. बेटा? तो यहाँ Yes, पर जो sir. प्रेशर है हमारा वो कितना आ गया? MNVx स्क्वायर के इक्वल। MNVx स्क्वायर में एवरेज वैल्यू ऑफ Vx स्क्वायर हम कंसिडर करेंगे। सो नाउ लेट अस ट्राई टू डिटरमिन कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ Vx स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं।
तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि क्योंकि आपका रैंडम मोशन है तो मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, और तीनों डायरेक्शन में जो एवरेज स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब vx स्क्वायर का जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू vy स्क्वायर का एवरेज एंड दिस विल बी इक्वल टू vz स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, और इसको अब मैं इक्वेट कर सकती हूँ किसके, 1/3 ऑफ vx स्क्वायर का एवरेज प्लस vy स्क्वायर का एवरेज प्लस vz स्क्वायर का एवरेज। बच्चे पूछते हैं मैम ये क्या हो गया, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम ये क्या कर दिया। तो बेटा ये मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ a प्लस a। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, एक सेकंड रुको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिखाई दी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि vx स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर इज इक्वल टू vz स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस केस में अगर ये तीनों चीजें मेरी इक्वल हो गई, दिस मींस दैट दिस एंटायर टर्म विल आल्सो बी इक्वल टू 1/3 ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। And this is similar to me saying that a is equal to a is equal to a, which is equal to 1/3 of a plus a plus a. ठीक है बच्चा, अब ये कर क्यों रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वाली जो पूरी टर्म है ये एक नई टर्म है, दिस इज 1/3 ऑफ v RMS का स्क्वायर। RMS बच्चों ने सुना है पहले? नो मैम। No, अच्छा, ma'am. तो चलो ये भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसको हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि रूट मीन स्क्वायर क्या भला है। ठीक है बेटा, तो वी RMS का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज RMS। ऑल राइट, तो यहां से मेरी प्रेशर की टर्म मेरे पास आ गई। कितनी आ गई प्रेशर की टर्म? 1/3 ऑफ MN/V/RMS का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि Vx स्क्वायर था ना वहां पे एवरेज, तो ये मेरे पास प्रेशर की टर्म आ गई। इतना क्लियर है सब बच्चों को? आगे चलूं? यस मैम। मुश्किल लग रहा है? ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है, पहले वाला पार्ट थोड़ा इजी था। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर ये m और n क्या है? m कितना है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n कितना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। राइट, यही है आपका मामला, यही है आगे, है ना बच्चा? Yes, ma'am. है ना, m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. तो अगर मैं m और n को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो भाई ये तो बड़ा ही सिंपल सा नहीं हो गया? यस मैम, ये तो डेंसिटी निकल रही। ये तो डेंसिटी निकल गई। मतलब ये क्या हो गया, दिस इज सिंपली इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अब यहां से यस मेरे पास प्रेशर क्या आ गया, प्रेशर इज 1/3 ऑफ MN/VRMS का स्क्वायर था ना, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम VRMS का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1/3 ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर। तो ये वाला जो फाइनल एक्सप्रेशन है डेंसिटी वाला, ये आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। ऑल राइट, इज दिस थिंग ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। मैम वो वी स्क्वायर RMS कैसे निकालते हैं? बेटा वी स्क्वायर RMS पे अब मैं आ रही हूँ। ठीक है, ये वी स्क्वायर RMS क्या चीज है, इस पे अब मैं आ रही हूँ। यहां तक बताओ पहले, ये एक्सप्रेशन क्लियर है सबको कि कैसे आया, क्या आया? यस मैम, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आ जाएगा, अच्छी बात है बेटा। तो अब आ जाओ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे, कि ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आला है। रूट
मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, यही तो हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम VRMS। तो VRMS का मतलब क्या है बेटा, कि आपने जितनी भी वेलोसिटीज थी उन सबको पहले स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया और उसका रूट ले लिया। मतलब मैंने V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर सारे करे, उन सबका मीन ले लिया। मतलब क्या किया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर सो ऑन एंड मैम सो फोर्थ स्क्रीन टिल नहीं दिख VM रही। स्क्वायर। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही, ये बड़ी दिक्कत है स्क्रीन ना दिखने मैम की। मैम दिख रही है, थोड़ा अब बीच अभी में दिख विजिबल है रही है। सबको? Yes, एक सेकंड रुको, मैं चार्जिंग तो लगा लेती हूँ। ठीक है बच्चा, तो ये VRMS क्या हो गया कि सारी की सारी वेलोसिटीज का आपने स्क्वायर किया और उनका मीन ले लिया। मीन लिया उसका क्या मतलब है कि सब वेलोसिटीज के स्क्वायर को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तभी तो रूट मीन स्क्वायर आएगा, और इसका आपने रूट ले लिया। ये होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया रूट मीन स्क्वायर का मतलब? yes मैम। अच्छे से सोच के बताओ कि हाँ मैम रूट मीन स्क्वायर समझ में आ गया। यस मैम, सबकी वेलोसिटी को लेकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देना। हाँ, सबकी वेलोसिटी ली, वेलोसिटी को किया स्क्वायर। उल्टा चलो, पहले आपने स्क्वायर किया, फिर आपने उसका मीन लिया, फिर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी का रूट ले लिया। ठीक है, ये Yes, होता है ma'am. रूट मीन स्क्वायर का मतलब। ये सेम चीज आपकी 12th क्लास में भी आएगी, जब आप IRMS मतलब RMS करंट की बात करोगे, RMS वोल्टेज की बात करोगे, तब भी आप बेसिकली रूट मीन स्क्वायर ही कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आती है ये तो आप इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। अगर आप यहां से देखो तो V स्क्वायर RMS आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 3P डिवाइडेड बाय रो। तो एक तरीके से VRMS की कितनी वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3P डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर अज्यूम कर लूं दैट रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वहां पे पीवी को मैं लिख दूं इक्वल टू RT के, एक मोल के लिए, तो मेरे पास VRMS कितनी आ जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M, है ना। एंड इसको आप और भी इक्वेट कर सकते हो, R को अगर आप लिख दोगे NA मल्टीप्लाइड बाय KB, तो यहाँ से Na कट जाएगा और यहाँ पे आपके पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल रह जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा 3 kVt अपॉन M। अब इस चैप्टर में इस तरीके के एक्सप्रेशंस थोड़े हैं। ठीक है, कि ये VRMS क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, ये सारी क्या चीजें हैं, इस तरीके के थोड़े से एक्सप्रेशंस इस चैप्टर के अंदर हैं। मैम केबी कैसे है? बेटा KB आएगा अगर आप R को लिख दोगे एज एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय KB। ठीक है, तो जो कैपिटल M होता है दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। ठीक है, कैपिटल M इज योर मोलर मास एंड स्मॉल m जो होता है आपका दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अगर आप मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो मोलर मास आ जाएगा ना आपके पास। ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना 11th में सबने। Yes, ma'am. यस ऑल मैम। राइट, यस मैम, समझ में आई ये चीज कि कैसे निकाली है, डेरिवेशन कैसे करी अजीब सी। यस मैम। यस मैम। मैम एक ही बार ये बताना 3RT कहाँ से आया मैम, अगर PV इज इक्वल टू RT चलो रखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, एक बार पूरा ही बता देती हूँ। ठीक है, VRMS है ये। ठीक है, VRMS इतना समझ में आया सबको कि 3P अपॉन रो है, यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं एक मोल के बारे में बात कर रही हूँ अगर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। यस मैम। ठीक है, here I'm just talking about one mole. If you're not talking about one mole, then this is total mass divided by volume. ठीक है, चलो इसको टोटल मास ही रहने दो, मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं रहने देती हूँ टोटल मास। लेट मी से दैट दिस इज M टोटल। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे पास VRMS कितना आ जाएगा बच्चा, VRMS कितना आ गया, 3PV डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो मैम। ठीक है, अब PV क्या होता है आपका, NRT। सो लेट मी प्लग दैट इन हियर। VRMS आपका कितना हो जाएगा बेटा, 3NRT डिवाइडेड बाय M टोटल।
ठीक है। अब यहां पर एक और चीज लग जाएगी कि m टोटल को अगर आप डिवाइड कर देते हो बाय नंबर ऑफ मोल्स, सो दिस विल गिव यू मोलर मास। सिंपल। जितना टोटल मास है आपके पास, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स से उसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास मोलर मास ही तो आ जाएगा, है ना। तो यहां से आपके पास VRMS कितना आ गया मैम, √3 RT अपॉन कैपिटल M। अभी समझ में आया? अभी समझ में आई ये चीज? यस मैम, नो मैम? यस मैम। ठीक है बेटा। और ये जो R होता है इसकी वैल्यू होती है एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जो मोलर मास होता है उसका आपको पता ही है, एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय M विच इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो जब आप यहाँ पर इसको अज्यूम कर लोगे तब आपके पास जो तीसरी वैल्यू है वो भी आ जाएगी √3 KBT अपॉन स्मॉल m। ठीक है, अभी समझ में आई चीज? Yes, no. बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया? No, ma'am. नहीं, मुश्किल नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। आगे चले या फिर इतना ही रहने दें? आज इतना डाइजेस्ट करना है? मैम थोड़ा सा और। थोड़ा सा और? ऐसे बच्चे एक्साइटेड हैं तो एक छोटा सा टॉपिक और करवा देती हूँ। जो अगली चीज हमें पढ़नी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हमने प्रेशर निकाल दिया तो अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ठीक है बेटा, ये चैप्टर में मैं फिर से बोल रही हूँ, इतना फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में हो चुका सेम चैप्टर है केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर डिट्टो। फिजिक्स में बल्कि डेरिवेशन वगैरह भी कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में तो और डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है। तो एक बार केमिस्ट्री की बुक भी उठाओ, फिजिक्स की बुक भी उठाओ, दोनों चैप्टर्स पढ़ो अच्छे से ताकि ये समझ में आ जाए और ये चैप्टर डन करके साइड में रख देना। ठीक है बेटा, तो इस वाले पार्ट में क्या है, अब आपको पता है कि प्रेशर कितना होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होती है मैम, हाफ मल्टीप्लाइड बाय MR बोल रहे हो, MV स्क्वायर। MV स्क्वायर। हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है MV स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर ही लिखेंगे। तो अगर मैं बोलूं दैट वी वांट टू डिटरमिन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकाल रहे हैं तो वो तो सिंपली कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ रो VRMS का स्क्वायर। यस मैम, नो मैम? यस मैम। ठीक है बच्चा, तो यहां से आप प्रेशर और एनर्जी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो कि प्रेशर जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, 2/3 ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन निकल जाएगा। मैम जी ये समझ ही नहीं आया ये वाला। अच्छा, ये वाला Yes, समझ नहीं आया, एक ma'am. बार फिर से समझा देती हूँ बेटा। प्रेशर का हमने ये टर्म निकाल ली कि इट इज 1/3 ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर, है ना। यस मैम। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ MV स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने VRMS का स्क्वायर ले लिया, टोटल मास ले लिया, तो VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय M मल्टीप्लाइड बाय हाफ आ गया। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड दिस बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पर इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये जो पूरी टर्म है ये तो रो बन जाएगी। Yes, ma'am. तो यस काइनेटिक मैम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हाफ रो VRMS का स्क्वायर, यस मैम। यस मैम। है ना। तो अब अगर आप प्रेशर और एनर्जी के बीच में रिलेशन लिखोगे तो लिख पाओगे ना कि प्रेशर कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ एनर्जी। यस मैम। ठीक है, तो वही तो किया है मैंने यहाँ पे भी, सेम चीज ही तो करी है। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, इतना ही पढ़ते हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में हम थोड़ा सा एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी रहती है मॉलिक्यूल के लिए किसी भी। हम मैक्सवेल का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। इसमें अब जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर खाली 3-4 एक्सप्रेशंस और है।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा पार्ट है दैट इज अ लिटिल इम्पोर्टेंट, हम मैक्सवेल के लॉ के बारे में बात करेंगे, जो एनर्जी इक्को पार्टीशन ऑफ एनर्जी का लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक गैसेस के लिए। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मेरे साथ आप लोगों की पहली क्लास थी। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।